कार्य शुरू करने की बात आई, चट्टानें आ गई, काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ कार्यालय के निर्माण में आने लगी। एक बार तो ऐसी परिस्थिति, उदयपुर संभाग का केंद्र भी है और इसलिए शहर जिला और देहात जिले के कार्यकर्ताओं पर इसका बड़ा दायित्व भी है। आप सभी ने जिस सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की, क्योंकि एक कार्यालय आदरणीय गुलाजी भाई साहब ने कड़ी मेहनत करके और इस प्रकार की तकलीफों को बुला करके सहयोग लेकर के शहर का अपना ये कार्यालय जो बना हुआ है, वह कार्यालय का आपने निर्माण करवाया था। अभी आपका 1 रुपया भी नहीं लगा उदयपुर के कार्यकर्ताओं का। आपके द्वारा न जमीन खरीदने में कोई बड़ा योगदान है और न बनाने में बड़ा योगदान है। सदस्यता दी है, जिसने सदस्यता ग्रहण की है, और सब लोगों का सहयोग है पूरे देश भर में कार्यालय निर्माण में। और इसलिए कार्यकर्ता के द्वारा निर्मित ये कार्यालय है और एक प्रबंधन के नाते और देश में जो आदरणीय तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी और कार्यालय का विधिवत शुभारंभ है। यह कार्यालय नियमित रूप से प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर कार्यालय में भाई रामलाल जी अपने विस्तारक रहे हुए हैं और जिला मंत्री भी रहे हैं और टीडी में और आजकल सेक्टर 5 में उन्होंने अपना मकान ले रखा है। उनके साथ रामलाल जी के साथ भाई महेश जी भावसार, इनको हमने कार्यालय प्रभारी और सह प्रभारी के नाते और इसमें लगाया है। वे भी सारे कार्यालय में और सारी व्यवस्थाओं को देखें कि पार्टी के द्वारा आज आह्वान किया आपको और आप सब इस अवसर पर पधारे और अभी गौरवमय क्षण अब शुरू होने वाले हैं जब आदरणीय कटारिया साहब और आदरणीय देवल साहब अपने को उद्बोधन देंगे और इसके बाद तुरंत बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान के इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमानगढ़ से हम सब कार्यकर्ताओं को वर्चुअली और कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर उद्बोधन करेंगे। आप सभी पीछे से कहा जा रहा है कि समय की मर्यादा है, तो मैं उसी हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, यहाँ के प्रभारी और सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा, शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सरीमाली जी, देहात जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी विधायकगण, जिला प्रमुख जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी जिले और मंडल के पदाधिकारी, मोर्चे प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में सभी प्रबुद्धजन नागरिकगण, युवा। बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी राजस्थान की वीर भूमि हनुमानगढ़ से 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और 4 भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन होगा। मेरा भी सौभाग्य है कि इस वीर भूमि में, महाराणा प्रताप की भूमि में और आप सब लोग मेवाड़ में जन्म लेने वाले वीर भूमि के सभी महानुभावों के दर्शन करके बहुत अधिक और अच्छा होना चाहिए। वो घर से कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। आज ये जो दिव्य और भव्य कार्यालय आप लोगों के सामने, जिसका भी जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका बहुत ही जल्दी शुभारंभ करेंगे। इस राजस्थान सरकार में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब से विनम्र अनुरोध करूंगी, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कटारिया साहब, मेरे से भी अगर कमजोर आवाज है तो कार्यालय का उद्घाटन कैसे होगा? भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाजपा जिंदाबाद। आज का ये स्वर्णिम अवसर मंच पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय देवल साहब, आदरणीय चपड़ोद साहब, आदरणीय कनक जी, पार्टी के अध्यक्ष चंद्रगुप्त जी, पूर्व पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, मंच पर सभी मेरे विधानसभा के सहयोगी साथी, सामने बैठे हुए सभी मेरे पार्टी के भाइयों और बहनों, इस सोच को हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस बात का संकल्प लिया कि देश के प्रत्येक जिले में पार्टी का जिला कार्यालय हो, मैं सोचता हूँ अब तक अपन ने प्रयास किया, अपने अपने लेवल पर जो कुछ कर सकते थे वो किया था, लेकिन वास्तव में अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई कीर्तिमान बने। हमने भी बहुत सालों तक सदस्यता की, लेकिन सदस्यता अभियान में हम राजस्थान में 11 लाख से ऊपर नहीं ले जा सकते। कई बार प्रयत्न करने के बाद हम 11 लाख के आंकड़े को टच कर पाए, लेकिन अमित शाह जी ने आकर के जो सदस्यता अभियान को जो ऊंचाई दी, मोबाइल के ऊपर भी आप सदस्य बन सकते हो, और उसके कारण से संपूर्ण देश में 11 करोड़ से भी अधिक सदस्य बने, और दुनिया में नंबर 1 कोई राजनीतिक पार्टी है सदस्यता की दृष्टि से तो आपकी मेरी भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान में भी हम 85 लाख सदस्य बना पाए, ये सामान्य बात नहीं है। और ये जो पार्टी की जो ऊंचाई आज आपको दिख रही है, चारों तरफ बीजेपी दिखाई दे रही है, इसकी जड़ में अगर कोई है तो अमित शाह जी का ये सदस्यता अभियान है, जिसने गांव-गांव और पोलिंग बूथ तक पार्टी को खड़ा कर दिया। उसी सोच में से निकला कि पार्टी का इतना विस्तार तो हो गया, लेकिन पार्टी के सारी गतिविधियों का संचालन पार्टी के किसी जिला कार्यालय से हो। इस कल्पना को उन्होंने साकार करने के लिए प्रयत्न किया, और मैं सोचता हूं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए तो एक तरह से धार्मिक स्थान यही है, यही हमारा मंदिर है। इसी मंदिर से हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से प्रेरणा लेकर के जनता की सुख दुख के साथी बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ ये हमारा एक केंद्र बिंदु है, जहाँ से पार्टी को संचालित भी करेंगे और पार्टी के विचारों को ठीक नीचे तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। आज आप और मैं सब ये कह सकता हूँ कि भाई इस विधानसभा में कितने पोलिंग स्टेशन, आज हर मंडल अध्यक्ष बता सकता है कि मैं 54 बूथ हैं। मैं 10-11 चुनाव लड़ लिया, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि मेरी विधानसभा में पोलिंग स्टेशन कितने हैं। कभी 10 बढ़ जाते थे, कभी 15 बढ़ जाते थे। लास्ट में जब जिस दिन पोलिंग व्यवस्था करते उस दिन ध्यान में आता कि 239 है। लेकिन ये पार्टी की संरचना को जिस मजबूती से आगे ले गए, और छोटे मंडल बना करके भी पार्टी के संगठन को मजबूत किया। 50-55 पोलिंग का एक मंडल, उस मंडल की एक टीम, और उस टीम के आधार पर प्रत्येक पोलिंग तक के कार्यकर्ता को ठीक प्रकार से देख पाए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मोर्चों को भी जितना सक्रिय किया, हमारे टाइम पे भी मोर्चे होते तो थे, लेकिन मोर्चों का काम केवल मोर्चों के लिए होता था। अब मोर्चों का गठन भी नीचे तक जा रहा है, इसका मतलब संगठन का स्वरूप नीचे तक जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये जो पार्टी कार्यालय है ये हमारे संचालन का केंद्र है कि भाई कम से कम तुम कार्यालय तो बनाओ, और कार्यालय अगर नहीं हो तो किराया का लेकर के भी कार्यालय को सही व्यवस्थित चलाओ। तो मेरे साथ ध्यान है कि जब से मैं विधायक बना हूँ 77, जब जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब से लेकर हमारे शहर में पार्टी कार्यालय है। पहले बापू बाजार में किराए में था, उसके बाद फिर हमने भंडारी साहब के हाथों से ही
भूमि पूजन कराया। और एक सौभाग्य की बात है, भंडारी साहब की उपस्थिति के दिन हमने कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो सहयोग कर सकते वो राशि बोली। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने 500 भी दिया, किसी ने 200 भी दिया। तो ये जो आज कार्यालय शहर का है, इसमें पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का पैसा लगा हुआ, किसी सेठ का नहीं लगा हुआ है, किसी ठेकेदार का नहीं लगा हुआ। एक ईंट भी और एक रेत का टीला, एक तगारी भी किसी के नहीं लगी हुई है। उन सब कार्यकर्ताओं के सहयोग के आधार पर हम इस कार्यालय को बना पाए। और अभी यह जो कार्यालय है, यह भी संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पित राशि से ही संपूर्ण देश में प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर पर कार्यालय का निर्माण और कार्यालय का संचालन करने की इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है ना। मैं सोचता हूँ आज की आईटी के जमाने में जो जो माध्यम हो सकते हैं एक राजनीतिक पार्टी के लिए, उन सब साधनों से हमारे कार्यालय को सशक्त और मजबूत करने का काम भी इसी सोच में से हो रहा है। और मैं सोचता हूं कि जब इस प्रकार से कार्यालय का संचालन होगा तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र की केवल बीजेपी की नहीं, कार्यालय केवल ये बीजेपी के लिए नहीं है, कार्यालय इस क्षेत्र की प्रत्येक जनता के लिए है। वो अपने सुख दुख की बात आकर के यहाँ कार्यालय में बताए और हम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते उसके सुख दुख को हल करने के लिए प्रयत्न करें। ये हमारा कार्यालय का स्वरूप है। ये नहीं है कि केवल बीजेपी और बीजेपी की बैठकें करने के लिए ही कार्यालय बना है और इसके बीजेपी, मैं सोचता हूँ बीजेपी है तो जनता के लिए है, बीजेपी बनी है तो जनता के लिए और देश के लिए बनी है और सम्मान को बढ़ाने के लिए नहीं किया। आज आपका और मेरा सौभाग्य हीरालाल जी कटारिया उस जमाने की जनसंघ के जमाने से लेकर जिन्होंने पार्टी संगठन का काम किया, वर्षों तक इस जिले के महामंत्री के रूप में काम किया, चुनाव लड़े, वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। ये वास्तव में इन लोगों की तपस्या है। मैं सोचता हूँ इसके पहले कोई सोचता ही नहीं था, चाहे भानु जी थे, चाहे दाई जी थे, चाहे दुप्पड़ साहब थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि हमारी पार्टी का भी कभी राज आएगा, हम कोई राज की पार्टी होंगे। हमको तो केवल और केवल इसलिए इस विचारधारा के लिए लड़ना और मरना कोई चिंता की बात नहीं, पर विचारधारा को स्थापित करके ही छोड़ेंगे, इस बात का संकल्प लेकर के लोगों ने प्रयत्न किया। आज जगत सिंह जी झाला या नहीं है, पर ये वो मनुष्य है जगत सिंह झाला। किसी को इसमें है तो बड़ी सादगी से जगत सिंह जी झाला। 8 विधायक कुल जुड़े 52 में, उस 8 में से ये जो जमीनों के बारे में जो एक कानून लाए थे एक्ट, उस एक्ट के तहत कुछ लोगों को लगा कि इसके कारण से जागीरदारों का नुकसान होगा। सीलिंग एक्ट नहीं है, संख्या 8 आए, उसमें भी खलबली मच गई और उसमें अलग अलग सोच पैदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा हम इस कानून का विरोध करेंगे विधानसभा में, जनसंघ ने कहा नहीं हम कानून का समर्थन करेंगे। और स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं आए और आने के बाद उन 8 विधायकों को बैठा के पूछा कि भाई आप में से जो इस कानून का समर्थन करने चाहते हैं वो तो यहाँ रुक जाओ और जिनको समर्थन नहीं करना है वो छोड़ के चले जाओ। और आप देखो वो हालत कैसी हुई होगी। 52 का पहला चुनाव, 8 एमएलए, उसमें से 6 एमएलए उठ करके चले गए, लेकिन पार्टी ने इसके बारे में चिंता नहीं। हमारी पार्टी किसी उद्देश्य के लिए, किसी बात के लिए, जनता के लिए, जनता के हित के लिए, आने वाले भविष्य को बनाने के लिए पार्टी का निर्णय लिया है, तो पार्टी का डिसिप्लिन भी उतना ही कठोर होगा। अगर कोई जाना चाहे तो जाए। और उसमें ये 2 लोग रहने में से एक जगत सिंह जी झाला थे और एक भैरव सिंह शेखावत थे। ये 2 लोग बचे थे जिन्होंने जनसंघ की विचारधारा के लिए अपने आप को कुर्बान किया था। नहीं होते हुए ये क्या कर रहे हो? पर वकील साहब उस बात पे अड़े रहे और आज वकील साहब की बात साबित और सच साबित होकर के आई है। वो इस प्रकार के जिद्द वाले लोगों के कारण से हुई है, जिन्होंने अपनी विचारधारा को कभी भी साथ नहीं छोड़ा। उस में से हम निकल करके आगे चल रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम सब कार्यकर्ता, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
हनुमानगढ़ से वर्चुअल हमारे कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हम सब लोग यहाँ उपस्थित रह करके उनके साथ सहभागी करेंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि सब जगह उनका आना और कार्यालय का शुभारंभ करना संभव नहीं, और इस कारण से समय का भी सदुपयोग हो और जितने कार्यालय राजस्थान में बन गए उनका ठीक प्रकार से लोकार्पण हो जाए। इसलिए पार्टी ने तय किया कि आज 10वें स्थान पर जहाँ बन गया, अपने ही डिवीजन में बांसवाड़ा का भी हो रहा है, चित्तौड़ का भी हो रहा है और उदयपुर का भी हो रहा है। आप कार्यालय रखो। और इसलिए यह जो हमने बाबू बाजार के कार्यालय के पहले भी सिंधी बाजार में जनसंघ के जमाने पे कार्यालय था, जब कौशल किशोर जी यहाँ संगठन महामंत्री थे, है ना। वो जो पानेरी जी थे, अपने दयाशंकर जी पानेरी, वो नाथद द्वारा के वो उस समय से होल टाइमर के रूप में अपने इस कार्यालय का संचालन करते थे। तो उसमें से ये धीरे धीरे जनसंघ जो खड़ा हुआ है, ये उन तपस्वी लोगों के प्रयास से हुआ है। हम 90 में आते आते तो राज की पार्टी बनने लग गए, लेकिन 90 का पहले का जो कालखंड है वो संघर्ष ही संघर्ष का कालखंड था। केवल एक 77 की हवा आई थी और उस हवा के कारण से जरूर सरकार पलटी थी, वो इमरजेंसी के कारण से थी। लेकिन बाकी के समय में तो हमको लगता था, मैं 73 के चुनाव में जोत सिंह जी दाई जी के सलूम पर गया था। बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, 73 में मैं और भारत जी ईडाना गांव में मुझे लगाया था। कौशल जी ने हमको जी में बिठाकर गांव में छोड़ा था और सेठ जी से परिचय करा दिया था, और उन्हीं की दुकान पर बैठे थे सेठ जी के यहाँ आप। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी 1 किलोमीटर गई, सेठ जी ने हमारे सामने हाथ जोड़ दिया कि भैया यार हटे नहीं बैठ सकेगा यार, आप कटी होते रहो, मेरे घर नहीं रह सकते हो, मेरे यहाँ सब नेता ही नेता आएंगे, मैं परेशान हो जाऊँगा। मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपको यहाँ नहीं रह सकता हूँ। और आपने देखा होगा कि 73 में हम लोगों ने वहाँ एक गांव का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के रात को सोए। न भूंगड़े कोई देवे न नमकीन देवे पैसे से, कुछ गांव में कर्फ्यू। ये 73 की घटना कह रहा हूँ मैं, दाई जी जब चुनाव लड़े थे, कैसी स्थिति थी यार। हम भी 1.5 दिन भूखे हो गया, कोई कुछ दे नहीं, पर हम भी तो जिस काम के लिए भेजा था रहना ही था वहाँ। बाद में ईश्वर कैसे जोग मिलाता है। देखो, जब तुम्हारा काम करने का मन सही हो तो कोई न कोई ऊपर बैठा कला करता है। उस जो चुनाव पार्टी आई उसमें अंबाला जी सनाटे उस पोलिंग पार्टी में आ गए। अंबाला जी सनाटे और हम हमेशा शाखा पर कबड्डियाँ खेलते थे, तो हमने कहा यार भाई साहब 1.5 दिन हो गया यार, कुछ मिला ही नहीं है खाने को। कोई चिंता नहीं, हमारी दाल बाटी बन रही है, तुम यहीं आ जाना। और हमने उनके साथ ही दाल बाटी खाई। आप सोच सकते हो किस संघर्षों में से इस पार्टी को खड़ा किया है। और दाई जी को जब 62 का चुनाव लड़ाया ना, एक मोटरसाइकिल से रोशनलाल जी सेवक जैसे व्यक्ति को टिका दे, ये शायद संभव नहीं था। लेकिन दाई जी की वो बहादुरी थी, अपना माइक भी अपने साथ और अपनी मोटरसाइकिल भी अपने साथ, लोगों को भेड़ा करने, आओ रे भाई यार, दीवो लाओ, दीवो लाओ, 130 दीवो लाओ, आओ रे आओ आओ। अब वो बोलते थे, हमको शर्म आती थी, हम बच्चे थे छोटे छोटे, दाई जी क्या करे यार, इतने 6 फीट का जवान आदमी, आओ रे भाई आओ, आओ रे भाई आओ, आओ रे आओ, जैसे कोई दुकान का सामान लाया होगा। किस तन्मयता के साथ इस पार्टी को, झंडे को उठाया है, आप विचार करो। किस संघर्ष में से इस पार्टी को निकाला। ये संघर्ष क्यों किया? ये संघर्ष अपने आप को नेता बनने के लिए नहीं किया, देश बनाने के लिए किया। और इसलिए जब तक आपके दिल और दिमाग में ये बात पकड़ में नहीं आएगी, तब तक आपका सोच सही दिशा में नहीं चलेगा। हम किसी महान उद्देश्य के लिए चले, और प्रभु ने हमको इस धरती पर पैदा भी किया और ऐसे लोगों के साथ जोड़ दिया जो वास्तव में देश के लिए जीते और देश के लिए तड़पते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमको जोड़ने का मन के लिए चल रहे हैं, और भगवान ने उनको एक एक से सफाया होता गया। और उसका कारण 2 ही था, मोटे कारण। एक तो भ्रष्टाचार की भट्टी में देश को जलाकर खाक कर दिया, एक तुष्टीकरण के कारण से उसने देश में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा किया, और तीसरा एक परिवारवाद में उन्होंने सारी पार्टी को झगड़ करके बंद कर दिया। इन 3 बातों से एक पार्टी जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदुस्तान में राज करती थी, वो आज कोने में आ गई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन बातों को केवल उनके लिए नहीं देखना है, हमको अपने बारे में भी सोचना है। दोस्तों, हम बहुत आगे बढ़े, इसमें कोई दरार नहीं, पर अगर ये दुर्गुण कहीं प्रवेश कर गए
तो ये गुण की तरह से खाएंगे, है ना। जैसे वो दीमक लगता है ना, और वो बड़े अच्छे पेड़ को भी धराशायी कर देता है। अगर ये दीमक कहीं लग गया तो अच्छे पेड़ को धराशायी कर देगा। हम जिस उद्देश्य से चले वो उद्देश्य अभी हमारे से थोड़ा दूर है। इस दूर वाले उद्देश्य को प्राप्त करना है, और इसलिए हमारे को उदय ही नहीं लगे, इसके बारे में सचेत रहना है। ये उदय खत्म तुमको नहीं करेगी, पार्टी को भी चोट पहुंचाएगी। तुम अकेले तो मरोगे ही मरोगे, क्योंकि जिसको उदय लगती है वो भले आम का पेड़ हो धराशायी होगा ही होगा, लेकिन वो तुम्हारी उदय दूसरे पड़ोसी को लगेगी। इस बात का ख्याल करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ेगा। और अब की बार का जो जंग है ना, सावधान हो जाओ। अब की बार का जंग बीजेपी वर्सेज ऑल होगा, समझ जाओ ठीक तरह से। अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर दो। ये संघर्ष पहले से भी ज्यादा कठिन और कठोर होगा, आसान नहीं होगा ये, क्योंकि बीजेपी वर्सेज ऑल होगा। और बीजेपी वर्सेज ऑल के साथ साथ दुनिया की सब ताकतें भी उन सब के साथ लग करके हमको कमजोर करने के लिए पूरा झोंकेंगे पैसा, जैसा उत्तर प्रदेश में झोंका था। ये सौभाग्य है कि वो सफल नहीं हुए, और अगर एक जगह सफल हो जाते तो उनके लिए रास्ता बन जाता। मैं सोचता हूँ कि इस बारे में हमको ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी, और इसलिए हमको ज़्यादा सतर्क रह करके काम को करना पड़ेगा। और इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि ये जो आपका पोलिंग की जो टीम है ना, हम सूचियों पे भले ही बना लेते हैं कि हमारे सब पोलिंग के सब हैं, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट बदलता है ना, रातों रात पोलिंग के सब आदमी बदल जाते हैं। इसका मतलब वो बीजेपी के पोलिंग के नहीं है, वो व्यक्ति के पोलिंग के सज्जा से हैं। ये खराबी अगर आ गई है तो ये कमजोरी है भाई। वो व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, वो बीजेपी का हो। पोलिंग का जो इंचार्ज है या बूथ का जो इंचार्ज है वो बीजेपी का हो, व्यक्ति का नहीं हो। इसको गढ़ने में बहुत देर लगती दोस्त। ये केवल कागजों पर सूचियां बनाने से नहीं बन जाता है। ये जो कागजों पे सूची बनाते हैं ना, ये कागजों के साथ रह जाती है। जब तक उसका मन मानस नहीं होगा कि मैं इस पार्टी का काम गुलाब चंद जी की नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं देश बनाने के लिए इस पार्टी का काम कर रहा हूँ, ये मन में बैठेगा, तब जाकर के मजबूती से पार्टी को पकड़ के चलेगा। फिर आएगा नेता और जाएगा, किसी का दिमाग खराब हो तो जाता रहे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं जाएगा। और वो कार्यकर्ता किसी की व्यक्तिगत दोस्ती से बना है तो वो डूबेगा, उस दिन वो भी साथ साथ डूबेगा। हमारी पार्टी की ताकत जो है ना, वो हमारी विचारधारा है। पार्टी की ताकत व्यक्ति और नेता नहीं है। हमारे यहाँ बलराज मधोक की चले गए, लोगों को लगा क्या होगा इस पार्टी का। हमारे साथ एक नहीं कई चोटें एक के बाद एक बढ़ी, लेकिन बलराज मधोक जैसा व्यक्ति, सोच और जिस प्रकार की लेखन थी और वो जिस प्रकार की बात बोलते थे, उनके जाते ही सारे देश में एक हलचल मच गई थी कि यार ये जनसंघ ने क्या किया, यार जनसंघ क्या किया। लेकिन कहा कि नहीं, बीजेपी ये बहुत अच्छे सोचते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन ये सामूहिक निर्णय लेने का आदी नहीं है, सामूहिक निर्णय की पालना करने का आदी नहीं है, व्यक्तिवादी है। जो मैंने निर्णय ले लिया वो बीजेपी को मानना है, और हमारा संगठन कहता है नहीं, व्यक्ति का निर्णय हमारे पर नहीं होगा, सामूहिक निर्णय जो लेंगे उस निर्णय के आधार पर पार्टी को चलाएंगे। इसको कहते हैं जनसंघ और इसको बीजेपी कहते हैं। और इसलिए हमने न उसकी चिंता की और अपना रास्ता आगे बढ़ाते रहे। हमने एक के बाद एक कई झटके खाए, लेकिन हमने कभी इस बात से समझौता नहीं किया। और आज भी हमारी पार्टी में जो बार बार ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये जो कुंभावाद है, इस कुंभावाद को खत्म करो। अगर तुम्हें वास्तव में बीजेपी चलानी है तो ये परिवारवाद खत्म करो। जिस कांग्रेस को तुम सवेरे उठते ही गाली देना शुरू करते हो कि ये खानदान 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 चल रही है, वही खानदानी अगर तुम पैदा करना प्रयास करोगे तो तुम भी गलत रास्ते पे जा रहे हो। परिवार शक्ति जो पैदा होती है वो पवित्रता में से पैदा होती है। हमारे यहाँ तो महापुरुष जो है ना, ऐसा धूला फेंक करके भी आग लगाने की ताकत रखते थे अपनी स्वयं की तपस्या और त्याग के आधार पर। हम वो लोग हैं यार जो हम पत्थर में प्राण पैदा डाल सकते हैं, हम पत्थर में जान डाल करके ईश्वर का स्वरूप बना देते हैं। हम उस संस्कृति के मानने वाले लोग हैं यार। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, पर उसके लिए तपस्या भी चाहिए, जीवन भी चाहिए। केवल भाषण से ये चीजें नहीं होने वाली। भाषण देने वाले हिंदुस्तान में बहुत पैदा हो गए और बहुत चले गए, उनके भाषण सुने, ताली बजाई और घर गए और काम वहीं का वहीं खत्म हो गया।
हमारी संगठन तालियों से और भाषण से नहीं चलता है। हमारा संगठन जीवन की श्रेष्ठता से और जीवन की पवित्रता से चलता है। हमारे पर कोई उंगली उठा दे इसका मतलब हम बीजेपी नहीं है। किसी की माँ ने दूध पिया जो हम पर उंगली दिखा सके। हमारी संगठन को आज देश का प्रधानमंत्री 13 साल तक मुख्यमंत्री और 7.5 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, किसी की माँ ने दूध पिया हो, एक काला धब्बा उसकी ओर लगा के बताओ यार, ये है बीजेपी, ये बीजेपी ये है। और इसके कारण से उनकी हर बात को हर आदमी मानता है। इस कारण से नहीं मानता, वो भाषण अच्छा दे जानते हैं। उनकी बात इसलिए मानता है कि जो बोलता है उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। अरे ये पहला उदाहरण मैंने भी अपने 44 साल की राजनीति में देखा होगा यार। यूक्रेन के युद्ध में हमारे बच्चे मेडिकल के वहाँ फंस जाए और उनको निकालने का जब सवाल पैदा हो तो हमारा प्रधानमंत्री रशिया से पुतिन से बात करे कि यार हमारे बच्चों को सुरक्षित निकालो, और युद्ध विराम करके भारतीयों को तिरंगा लेकर निकालने के लिए अगर किसी तैयार किया ना, ये इस वर्धन ने किया। ये बात उसकी क्यों मानी? उसकी बात मानी उसके जीवन की शिष्टता और गुणों के आधार पर, केवल और केवल उसके भाषणों के आधार पर नहीं। जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा कहता है वैसा पालन होता है। इसलिए व्यक्ति का उठाव आया। और आज आपका और मेरी पार्टी का जो उठाव देश भर में आ रहा है ना, उस एक व्यक्ति के कामों के कारण से चारों तरफ से मोदी 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 हो रहा है। उस मोदी के साथ हम छोटे मोदी नहीं जुड़ सकते क्या? सब काम मोदी करेगा, हम क्या करेंगे? हम नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ इस बारे में हम सब लोग विचार करें। और इस कार्यालय को एक तरह से ये हमारा मंदिर है जहाँ से हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रार्थना और आराधना करते हैं। ईश्वर यहाँ, और विशेष करके कटारे साहब आपने उपस्थित होकर के वास्तव में हमारी उस प्रारंभ की जनसंघ को आपने हमें दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आपकी कार्यक्रम में आकर के उपस्थित होते हैं, ये वास्तव में पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। हम और हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय भारत। काम आ सके। भाजपा कार्यालय एक मंदिर है और इसी मंदिर से सेवा का संकल्प लेकर हम जनता के बीच जाएं, ऐसे विचार व्यक्त किए आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने। बहुत बहुत आभार। अब इस कार्यालय के निर्माण में आदरणीय संयोजक आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब और सह संयोजक आदरणीय नानालाल जी भैया साहब के स्वागत के लिए मैं आदरणीय कटारिया साहब को और आदरणीय देवर साहब से अनुरोध करती हूँ कि आपका स्वागत करें। नानालाल जी भैया साहब मंच पर बता रहे। आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब से अनुरोध करूंगी, इस कार्यालय निर्माण में जिन जिन भी निर्माणकर्ताओं का काम करने वालों का सहयोग रहा है उनके सम्मान के लिए उन सदस्यों को आमंत्रित करें। आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब, भाई महेश जी बाबसार, आदरणीय राधेश्याम जी बल्ला साहब, आदरणीय राधेश्याम जी बल्ला साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी मिनारिया, भाई महेश जी भावसार, भाई रामलाल जी चौधरी, भाई रामलाल जी चौधरी, ये अपने ठेकेदारी काम है, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत टेंडर का काम किया। आदरणीय बल्ला साहब की आदरणीय कटारिया साहब उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि वे बड़ी ईमानदारी से अपने कार्यालय का काम का सुनियोजित कर रहे हैं। राम जी चौधरी कार्यालय प्रभारी के नाते, चंद्रशेखर जी, महेश जी भावसार सह जिला कार्यालय प्रभारी के नाते और निर्माण में अपूर्व योगदान के लिए आदरणीय चंद्रशेखर जी दिन और रात यहाँ रह करके आदरणीय बल्ला साहब के द्वारा दिए गए कार्य को बड़ी प्रामाणिकता के साथ आपने पूर्ण किया है। इस अवसर पर और अनेक कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने यहाँ करके और सहयोग किया है।
आपका आशीर्वाद है। मलयज शीतला सत्श्यामला पात्रं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की
तालियों से स्वागत करें। हमारे 10 भवनों का लोकार्पण संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, धौलपुर, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा 9 जगह पर वर्चुअल माध्यम से चूरू, दौसा, वाराणसी हमें जो आपने गिफ्ट दिया है, जो एक हमारा राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक आपने संबल बढ़ाया है इतने कार्यालयों का उद्घाटन करके। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण और उसके सम्मान का हमेशा ध्यान रखते हैं। इसी क्रम में श्रम का सम्मान, जिन व्यक्तियों ने इस भवन को अपनी गहरी पसीने से बहाकर के बनाया है, प्रतीक स्वरूप 4 व्यक्तियों का हम सम्मान करेंगे। श्री रूपाराम जी जो यहाँ मिस्त्री थे, श्री उचित मंडल, श्री जीत सिंह जी, और इन सबको जो कोऑर्डिनेट करा रतन सिंह जी, उनका उससे कई हजार बच्चे 114 फ्लाइटों में भारत पहुंचा। 114 फ्लाइट, इसमें से 14 फ्लाइट भारतीय एयरपोर्ट की थी और उनको भारत पहुंचाया गया, उनके पहुंचाया गया। जय हो नए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नारा लगाओ मत, रोटू माने मर जाऊंगा। नहीं रोट चौधरी साहब आ जाओ। वेरी गुड। यस, नए भवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। 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 अब उतरो ना तो के समय से हमारा नेतृत्व कर रहे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे श्रद्धेय जगलोक साहब, श्रद्धेय कटारा साहब, आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली, समस्त विधायकगण, समस्त पूर्व जिलाध्यक्ष जी, कार्यालय की व्यवस्था देख रहे आदरणीय दिनेश जी और नंदलाल जी, हमारे अनुसांगिक संगठनों के अनेक कार्यकर्ता आज इस अवसर पर आए हैं। विशेष तौर से आपातकाल में जेल में आज का अभिवादन करता हूँ, आज की इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरा एक और सूचना है आप सभी से, आपका धन्यवाद आभार से व्यक्त करता ही हूँ। आज पार्टी संगठन की ओर से इस कार्यालय में भोजन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धेय गुलाबी भाई साहब का आदेश था कि एक प्रकार से ये नांगल है, तो नांगल में प्रदेश से निर्देश इस प्रकार के थे कि नाश्ता करा दे, परंतु भाई साहब के निर्देशों की अनुपालना करते हुए हमने आपके लिए लापसी पूरे का प्रबंध किया है। बड़े शुद्ध और सात्विक भोजन की आज व्यवस्था है। मेरा सभी भाइयों से, सभी बहनों से आग्रह है कि निश्चित रूप से अपना अपना भोजन यहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अवश्य पधारें। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे और प्रदेश की जितनी अपेक्षा थी उससे भी दुगनी संख्या में कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं के व्यक्ति को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।